हेमंत जी, हमारे साथ पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा के सांसद दिनेश शर्मा जी इस वक्त सीधे हमारे साथ एग्जिट पोल के मामले पर बात करने के लिए लाइव जुड़े हुए हैं। दिनेश जी, बहुत स्वागत और धन्यवाद आपका। काफी दिन के बाद आप दिख रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। महाराष्ट्र में मैंने आपको देखा बहुत परिश्रम करते हुए। अब जब एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बीजेपी को लैंडस्लाइड विक्ट्री मिल रही है। निश्चित रूप पे आपने बहुत दिन बाद याद किया है मुझे, तो लाइमलाइट विक्ट्री मिलेगी मिलेगी। और आप जनता की आवाज़ हैं और जनता के नब्ज़ जानते हैं, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में अगर देखो आप तो एक बात में एक मत्ता थी कि मोदी जी के पक्ष में एक लहर थी जो बाहर नहीं दिख रही थी, अंडर करंट था। मैं आपको बताऊं, मेरी आवाज गूंज रही है आपके। नहीं, मैं ठीक कराता हूं, आप बोलते रहें सर, आप बोलते रहें, मैं ठीक कराता हूं। मैं जो आपको बताना चाह रहा था कि वास्तव में अगर आप देखा जाए तो जो 5 साल सरकार ने काम किया है वो जनता उसको स्वीकार कर रही थी, ना कि जो पॉलिटिकल टूरिज्म में 3 महीने से लोग निकले। पहली बार लोग सत्ता प्राप्ति के लिए गठबंधन बनाते हैं, ये विपक्ष के लिए गठबंधन बना रहे थे। और विपक्ष में जाने के लिए, गठबंधन बनाने के लिए इन्होंने एन केन प्रकार झूठ का इतना बड़ा सहारा लिया कि मोदी जी को गाली देने से लेके, और इन्होंने आरक्षण के मामले में इतना तेजी के साथ दुष्प्रचार किया कि पहले इन्होंने जो एक प्रकार का जो इन्होंने गलती करी थी कि आंध्र प्रदेश में और इन्होंने कर्नाटका में जाति आधार पर ना देखकर, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि सांप्रदायिक आधार पर नहीं दिया जाता आरक्षण, इन्होंने वहां पर आरक्षण दे दिया मुस्लिम वर्ग को। बीजेपी मुस्लिम वर्ग के विरोध में नहीं है, ओबीसी आरक्षण को मिल रहा है उसके भी विरोध में नहीं है, लेकिन जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में लिखा उसका आपने विरोध किया। जब बीजेपी ने इस बात का प्रतिकार किया तो उन्होंने झूठा उड़ा दिया कि बीजेपी 400 पार इसलिए लाना चाहती है कि वो संविधान में परिवर्तन करना चाहती है। प्रधानमंत्री ने कहा नहीं, जब तक मोदी जी है और जब तक बीजेपी है किसी की हिम्मत नहीं कि जो। तो आपका मत सर ये है कि विपक्ष ने जो नकारात्मक प्रचार किया ये विपक्ष को नुकसान कर गया? उसका जवाब जनता ने दिया, उसका जवाब जनता ने दिया। और विपक्ष के पास में ना तो नीति थी, ना नियत थी, ना नेतृत्व था। और वो इस केवल एक सहारे लड़ रहे थे कि मोदी ना आए, मोदी ना आए तो कौन आए, इसका जवाब उनके पास में नहीं था। और वो केवल जाति की कभी पीडीए बनाते थे, कभी वो फतवा जारी कराते थे, कभी जात अगड़े को पिछड़े से लड़ाओ, पिछड़े को किसी और से लगाओ, और कभी ये दुष्प्रचार कर दो कि फलानी जाति का वर्ग। आपने देखा होगा उन्होंने ऐसा प्रचारित किया कि राजपूत नाराज है। अब मैं समझता हूँ 80% वोट, अगर आप देखोगे 80 से ऊपर 85-90% वोट राजपूत का मिला बीजेपी को, ठाकुर समुदाय का। लेकिन उन्होंने ऐसा बवंडर खड़ा किया। ये सोशल मीडिया वाली पार्टी है, ये कांग्रेस अब जनता की जनाधार वाली पार्टी नहीं रही, अब वो ट्विटर और कंप्यूटर वाली पार्टी बन गई। दिनेश जी, मैं महाराष्ट्र के बारे में भी एक सवाल आपसे करना चाहता हूं। आप महाराष्ट्र के प्रभारी हैं तो इसको ज्यादा बेहतर डिफाइन कर पाएंगे। महाराष्ट्र की जो अभी तक एग्जिट पोल मेरे पास 3-4 आए हुए हैं, उसमें यह दिख रहा है कि बीजेपी को वहां 10 से 15 सीटों का नुकसान हो रहा है। क्या ये ऐसा कारण क्या है इसके पीछे? नहीं, पीछे बीजेपी जो पिछला रिकॉर्ड है उसको हम पाएंगे। और वहां पर क्योंकि जो परिस्थितियां आई थी कि अचानक उद्धव जी के साथ हम लोग मिलकर लड़े थे और उद्धव जी ने बीजेपी को छोड़कर विपक्ष का सहारा ले लिया, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है। और मैं कह सकता हूं कि स्पष्ट रूप में जो पिछली हमारी जो वो था गिनती थी उसको हम इस बार पाएंगे, उसके निकट हम रहेंगे, +-2 हो सकता है। उत्तर प्रदेश को लेके आपका क्या आकलन है? देखिए, उत्तर प्रदेश मोर देन 70
आपके लगभग बहुत सारे लोग दिखा रहे हैं और मैं समझता हूं कि ये हमारी उम्मीदों के करीब काफ़ी करीब हैं। और उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से ये गठबंधन बगैर नीति और नियत के लड़ा है, दिशाहीन गठबंधन के रूप में मैं कह सकता हूं कि इन लोगों ने जिस प्रकार की रणनीति रची थी कि एक भारी बवंडर हो सकता था इस उत्तर प्रदेश में। जी। कहीं जात के लोग आपस में लड़ जाएं, कहीं हिंदू और मुसलमान लड़ जाएं, ये एक ऐसी वातावरण तैयार किया गया था। मैं उत्तर प्रदेश की जनता को बधाई दूंगा कि उन्होंने इन सबसे ऊपर उठकर केवल मोदी जी के नाम पर, बीजेपी के नाम पर कमल को जो उनके सहयोगियों को दिया वोट, ऐसा लगता है आपके सर्वे से। तो मैं समझता हूं कि ये पिछले चुनावों की पुनरावृत्ति है। जो विधानसभा में, जो लोकसभा में 14, 17, 19, 22 और उसके बाद अब 24 जो सर्वे रिपोर्ट अभी आ रही है और विशेष तौर पर टुडेज चाणक्य की, ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि ये 370, 380 पार का तक जाएगी बीजेपी, 400 के थोड़ा नीचे ही रह जाएगी सर। निश्चित रूप पे देखिए, 400 हमारा कार्यकर्ताओं के लिए लक्ष्य रहा है और इतना बड़ा लक्ष्य के करीब हम पहुंच रहे हैं, ये एक हमारा अचीवमेंट है। और तीसरी बार आपने क्या, भारत के इतिहास में मैं समझता हूं कि नेहरू जी भी संभवतः तीसरी बार नहीं आए थे जी। बीजेपी के एक नेता लगातार काम करते हुए और सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी मिले लगातार तीसरी बार, ये समझते हैं भारत के लिए भी एक इतिहास होगा और दूसरे राजनीतिक दलों के लिए एक सबक होगा। और दुनिया में लोकतांत्रिक देशों में भारत की साख इसलिए बढ़ेगी कि इतने बड़े चुनाव में एक अहिंसा के भाव से बंगाल को छोड़ दिया जाए, एक शांतिपूर्ण और निष्पक्षता के साथ चुनाव संपन्न हुए हैं। और तीसरी बार जो बीजेपी आ रही है, इसका मतलब है कि बीजेपी ने जो काम किया है, चाहे देश में चाहे प्रदेश में, जनता ने उसे स्वीकारा है। इसमें कार्यकर्ताओं का परिश्रम है, संघ परिवार का हमारे योगदान है और साधु रूपी जनता का इसमें बहुत बड़ा एक योगदान है। तो सब मिला के दिनेश जी आपका बहुत धन्यवाद। सब और भला, बड़ी समग्रता के साथ आपने सभी विषयों पर खुलकर बात की और अपने विचार प्रस्तुत किए। मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं और बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे दर्शकों के लिए समय निकाला। दिनेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा के सांसद, जिन महाराष्ट्र के भी